हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। विशेष तौर पर आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर आप लोगों को एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो हमेशा देखने को मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th विज्ञान विषय का 12वां चैप्टर, जिसमें हमें वन और हमारे जीवन रेखा के बारे में जो है जानकारी मिलने वाली है। तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर है यानी कि 11 चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और क्लास 6 के जो है सारे चैप्टर एनसीईआरटी के विज्ञान विषय के अपलोड कर दिए हैं। तो ज़रूर आप लोग उनकी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोग जो भी रीट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीटेट, ठीक है, आरटेट वगैरह बहुत सारी जो है एग्ज़ाम है जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके अदा करती है। ठीक है, और एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन भी आप लोगों को लाइन टू लाइन भी देखने को बहुत सारी बार एनसीईआरटी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है 12वां चैप्टर, ठीक है, क्लास 7th का। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुँच जाए। वन और हमारी जीवन रेखा। तो देखिएगा, एक शाम बुजो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। पार्क तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसने उसका परिचय अपने मित्रों से करवाया। ठीक है, प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। अब जिससे वो मिला रहे हैं वो कौन है? प्रोफेसर अहमद, यानी कि विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। ठीक है, वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। जैसे ही आप प्रोफेसर अहमद बैठे हुए थे उनके आसपास पहले तो क्या हुआ, पार्क में गए, पार्क में इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन के बाद प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए और बच्चे खेलने लगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, प्रोफेसर बैठे हुए थे तो उनके चारों तरफ क्या है, बच्चे आकर बैठ गए, इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में पूछने लगे। पूछना यानी कि समारोह के बारे में जानना चाहते थे। नॉर्मल सी बात है कि कुछ भी चीज़ हो तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या होगा सर, क्या होगा क्या होगा, ऐसा। तो उसी टाइप से यहाँ पर हो। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों, वरिष्ठ मतलब कि जो बड़े आदमी रहते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर जो कद में भी और जो पद में भी सभी में बड़े होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी, है ना। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक, बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया था। अब देखो, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, सभी को पता है। यहाँ पर अभी तक की जो स्टोरी अपन ने पढ़ी उसके हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक कारखाना खोला जाएगा जिसमें जो भी मजदूर वर्ग है या जो अपने जीविकापार्जन नहीं कर पा रहे हैं, कमा कर नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। ठीक, पर यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण कितना होने वाला है ना, कितनी लोगों की ज़मीन यहाँ से चली जाएगी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से क्या है, यहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। अब देखो, जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे, तो उनको काट दिया जाएगा तो हमें जो शुद्ध वायु है वो नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वहाँ पर फैक्ट्री आ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, कल कारखानों के धुएं निकलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, गैसें निकलेगी, तो वो क्या करेगी, जो आदमी कमाएगा उससे ज़्यादा तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हम जितना मिल रहा है उसमें पर्याप्त आराम से अपना जो है शांति से जी सकते हैं, स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर यहाँ पर बता रहे हैं। हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा फेफड़े है, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जा सकता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। ठीक है ना, अब बच्चों के दिमाग में दो चीज़ें निकल कर आ गई। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा, मतलब कि जो वन रहता है, फॉरेस्ट रहता है, जंगल रहता है, वो नहीं देखा। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का क्या किया, निश्चय किया। ठीक है, अब देखो प्रोफेसर साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वन का भ्रमण करा रहे हैं। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू,
हैंडलेस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। ठीक है ना। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को क्या होती है, परेशानी हो सकती है। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके, यानी कि जो पूरा जंगल है वो देख सके, ऐसी जगह पर वो ले गया टीबू। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण इस टाइप से देखो, ये पूरा ऐसा दिख रहा था। इस टाइप से आप लोगों को जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर समान रूप से हरा नहीं था, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वो तो डेली आता था बकरियां चराने, मवेशी चराने, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, क्योंकि बंदर जो जानवर है उन्हें भी आप लोगों से डर लगता है, आप लोगों को उन्हों से डर लगता है, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं से सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने भी यह भी बताया था कि सूकर, वाहर या सुअर है ना, गोर, वाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बुजुर्ग पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों के आवासों के रूप में पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था उन्होंने वनों के आवासों के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करता है। इस टाइप से यहाँ पर देखो नीम का पेड़ है, यहाँ पर बांस का पेड़ है ना, या इसके अलावा देखो आप लोगों को शीशम का पेड़ भी इस टाइप का होता है। ये देखो शीशम का पेड़ बड़ा सा, फिर सेमल का पेड़ ये रहा। ठीक, इस टाइप से आप लोगों ने ये सारे देख लिए होंगे। अब देखो, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, प्लास, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, वृक्ष मतलब पेड़, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की द्विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। क्रियाकलाप 12.1 अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे कि प्लाईवुड हो सकती है, ईंधन की लकड़ी यानी कि जलाने की लकड़ी हो सकती है, बक्से हो सकते हैं, कागज हो सकता है, माचिस की जो तीलियां हैं वो, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष जो है पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो पेड़ रहता है उससे बहुत सारे जो है बीज निकलते हैं। बीज निकलने से वहाँ पर जो बरसात आती है उसी के माध्यम से जो है पेड़ उग जाते हैं। ठीक है ना। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भित यानी कि नए और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाकीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। ठीक है, तने का जो ऊपरी भाग होता है वो शिखर होता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। उन्होंने बताया कि यह वितान यानी कि कैनोपी कहलाता है। ठीक,
उन्होंने ये बताया है कि जो वृक्ष है वो किस प्रकार से उनका शिखर है, किस प्रकार से ऊंची ऊंची निकली हुई है, तो इसे कहेंगे वितान या कैनोपी। क्रियाकलाप 12.2 अ पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका और उदाहरण जोड़ें, जैसे कि गोंद बबूल, लकड़ी है शीशम, औषधि यहाँ पर नीम है और तेल यहाँ पर चंदन से। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से शहद दिख रहा होगा, ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। यहाँ पर मोहरी लाख जो है आपको यहाँ से ऐसे मिलती है, लकड़ी की मूर्ति, यहाँ पर ऐसे कत्था, गोंद, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्रियाकलाप जो है 12.2 पढ़ते हैं। अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए। उद्यान मतलब बगीचे बगीचे में वृक्षों को देखिए, उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों की सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें कहते हैं अधोताल। क्या कहेंगे? अधोताल। ठीक है, 12.7 में आपको दिखा देंगे। भी विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे की परत होती है शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बुजो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं। देखो, शिखर जो है ऊपर ही ऊपर रहता है। अधोतन यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्षैतिज रूप से। ठीक है, वन में बितान और उसके नीचे के तल को यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में जो है भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग प्रकार की शेप देंगे। ठीक है, जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वह भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियां, फलों, बीजों, टहनियों और छोटी शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप करते हैं 12.3। एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, उससे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक देना है। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहले ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषी और परपोषी और मर्तपोषियों के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है अपन ने पहले की क्लासों में। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी हो, यानी कि जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। ठीक है ना, घास को कौन खाता है? कीट खा लेते हैं। कीट को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप खा जाएगा। तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास को कीट ने खाया, कीट को मेंढक ने, मेंढक को सर्प ने, सर्प को गरुड़ ने खा लिया। तो इस प्रकार से पूरा प्रक्रम चलता है। अगर मान लो घास ही घास हो जाए तो फिर दिक्कत है, कीट ही कीट हो जाए तो भी दिक्कत है, मेंढक ही मेंढक हो जाए तो इनों को खाने के लिए भी पर्याप्त यहाँ पर जो है पूरी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए ये पूरी खाद्य श्रृंखला बनाई गई है, पूरी खाद्य श्रृंखला होती है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर समृद्ध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मान लो अगर बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी तो चूहे हो जाएंगे और बिल्ली को कोई और जानवर नहीं खाएगा तो बिल्लियां हो जाएगी। समझ रहे हो? यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं।
प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। उन्हें शयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमस। क्या कहेंगे? ह्यूमस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ। पोषक, अपघटक, मृदा और जल, और फिर साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखो इस टाइप से पूरा प्रोसेस आपको दिख गया होगा। अब ह्यूमस किसे कहते हैं आपकी समझ में आ गया? ठीक है, जो आपके मृत पादप हैं और जंतु ऊतकों को खाते हैं उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमस। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इनकी क्या उपयोगिता है? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में क्या होते हैं? निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? तो टेबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वह वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को क्या कहा है? हरे फेफड़े कहा है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझों ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र यहाँ पर देखो इस टाइप से आपको दिखा होगा। पादप है, जंतु है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजें चलती है। जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि यह लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल, औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने का पार कर रहा था। देखो पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ ही पल में सभी हिरणें झाड़ियों से गायब हो गई। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। यह उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस टाइप से देखो वन में हिरण आपको देखने को मिल गए होंगे। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई। लीद मतलब कि उन्हों की पोटी, ठीक है, या पीठ जो कर देते हैं वो, और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर भी उनको समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शयमान डेयरी की ओर आकर्षित किया। उस डेयर पर अनेक भृंग और कीटरपिलर यानी कि लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने समझाया या बताया, यह नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सीधी सी भाषा में। पक्षी जो रहते हैं वो आपके घर से गेहूं के दाने खा जाएंगे, किसी और के घर से क्या चावल खा जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज वो खाई जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? पीट कर देते हैं, ठीक है, पोटी कर देते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है, जो बीज होता है वो पूरी तरीके से उनसे कटाई पिटाई में नहीं आता है,
क्योंकि उनकी चोंच से कितना काट लेंगे, नहीं काट पाते हैं। तो वो ऐसा कि ऐसा ही क्या करते हैं, निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो वो जहाँ पर भी वो बीज जाता है तो वहीं से क्या होता है, एक पौधा अंकुरित हो जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से। ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को परिगणित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने, उनके पूर्ण जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूजो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। देखो इस टाइप से वर्षा होने लगी, वाष्पोत्सर्जन वाष्पन हुआ, सवर्त वितांत और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती है। ठीक है ना। मूल तंत्र जल की भूमि में अवस्त्रावित होने में सहायक होता है। मूल तंत्र यहाँ दिख गया, भूजल जो आपको दिखा, भूम जल स्तर, फिर यहाँ पर क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। अब देखो वितान जो कि ऊपर ही ऊपर रहते हैं पेड़ के, वहां पर देखो वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छन कर रही थी, यानी कि पूरी जमीन पर नहीं आ पा रही थी, छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षा की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी हुई थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मनी मनी सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। यह बात तो सोच ही रहा था, सही सोच रहा था। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति, यानी कि पेड़ और पादप नहीं रहेंगे तो जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिसे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वनावरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर ये चारों डायग्राम यही बात कह रहे थे, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। अब देखो जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उन्हें अविस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं, बाढ़ तो देखी होगी आपने, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है चारों तरफ, उसके कहते हैं बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में बढ़ सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उनका अपवर्दन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहाना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पूर्ण जनन नहीं हो रहा है और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने की कगार पर है।
प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को देखने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन वनभरण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं, अनेक जंतुओं को आश्रय यानी कि रहने के लिए जगह देते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द आए हैं वो है वृक्ष वितांत, जो वृक्ष के ऊपरी भाग होता है, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पूर्ण जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपवर्तन, अधोतल या वन अपवर्तन। देखो मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल सा चैप्टर था, ठीक है, एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर था जिसमें आप लोगों को ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओनली आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे जिसमें काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिनसे नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है, ठीक। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों, कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपवर्तन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने, उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों का वन और हमारी जीवन रेखा के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। नॉर्मल सा चैप्टर था जो आप लोगों ने आराम से पढ़ लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब